फरवरी 2018 में भारत के अंदर एक कॉन्सेप्ट दिखाया था टाटा ने H5X के नाम से, और वही टाटा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था और वहीं से आगाज़ हुआ था टाटा 2.0 का। नमस्कार, मेरा नाम मानव है, आप देख रहे हैं TV9 नेटवर्क। और ये जो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ वही गाड़ी बाद में हैरियर के नाम से भारत में आई थी। जब ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया था ना, तभी सब लोग बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए थे, मतलब एक्साइटेड से हो गए थे। उनको लग रहा था भाई साहब ये टाटा ने क्या बना दिया, मतलब खुद से बनाया है, कैसे कर लिया है। लेकिन टाटा ने हाल ही में तब JLR खरीदी थी और उनके सारे डिज़ाइनर वगैरह को कहा कि आप लोग काम पे लगिए, आप लोग तो जो गाड़ी बना रहे हैं वो बहुत पॉपुलर है, हमारे वाली गाड़ियों को भी जरा रंग रूप दो, बढ़िया बनाओ उनको, है ना, लोग उसके बारे में बातें करें। और बात हो रही थी और उसके बाद टाटा की नई गाड़ियाँ आनी शुरू हुई। हैरियर ने आके टाटा की इमेज चेंज की, उसका पर्सोना चेंज किया। लोगों के मन में जो टाटा को लेकर एक इमेज थी कि यार ये रिजिड गाड़ियाँ बनाते हैं, रगेड गाड़ियाँ बनाते हैं, टफ गाड़ियाँ बनाते हैं, लेकिन ये क्या लग्जरी दे पाएंगे गाड़ी के अंदर, क्या ये डिज़ाइन खूबसूरत कभी बना पाएंगे, ये सवाल होता था। और ये सवाल टूटा जब H5X देखा हमने, और काफ़ी क्लोज वो लॉन्च हुई, मतलब कि जैसा कॉन्सेप्ट था उससे काफ़ी नज़दीक हैरियर को लॉन्च किया गया। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि कॉन्सेप्ट जिस तरह से दिखाया गया है उस तरह से गाड़ी आएगी या नहीं। खैर, इतिहास की बात होगी, वर्तमान में आ जाते हैं। और हैरियर का एक नया फेसलिफ्ट आया है 2023 में। इससे पहले भी फेसलिफ्ट आए टाटा हैरियर, टाटा सवारी के, लेकिन छोटे मोटे चेंजेस होते थे। बट इस बार जो फेसलिफ्ट आया है इसमें मेजर चेंजेस हैं। टेक्नोलॉजिकली नहीं है, बट आपको बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस दिखाई देंगे, फीचर वाइज चेंजेस दिखाई देंगे। प्लेटफॉर्म वही है, ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर ये गाड़ी तैयार हुई थी, सफारी भी उसी पे तैयार हुई। वही प्लेटफॉर्म है, वही इंजन है, 2 लीटर का डीजल इंजन है, और वो चीज़ें सेम है, डायमेंशंस भी सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या कुछ बदला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फ्रंट के बारे में आप देखेंगे तो आपको सामने से ही फ्रंट ऑब्वियसली बदला हुआ नज़र आ ही रहा होगा। हैरियर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सड़क पर देखी है, तो इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में समझाने की मेरे को आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे पहली नज़र मार के तो आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। ग्रिल के अंदर बदलाव है और उसके अंदर कुछ नए एलिमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं। पैरामेट्रिक ग्रिल है और ऊपर से नीचे थोड़ी सी चौड़ी भी हो गई है ग्रिल पहले के मुकाबले, और नीचे भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक ब्लैक पोर्शन ऐड किया गया बम्पर के अंदर, और वो भी काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, बहुत स्टाइलिश लग रहा है। मतलब ये ग्रिल ख़राब नहीं लग रही है, अच्छी ही लग रही है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। साथ ही साथ ऊपर कनेक्टेड LED DRL दे दिए गए हैं, और इंडिकेटर्स जो हैं वो भी सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स हैं। आप जैसी गाड़ी को लॉक करते हैं, ये देखिए इस तरह से इंडिकेटर चलते हैं, और ये वेलकम लाइट काम करते हैं, जो अभी नेक्सॉन के अंदर आया है। अभी टाटा अपनी हर गाड़ी के अंदर डालना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा ये हमारी डिज़ाइन लैंग्वेज है, तो हमने मान लिया आपकी डिज़ाइन लैंग्वेज है, कोई इसमें दो राय है नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आगे आपको कैमरा दिखाई दे रहा होगा, एडास आता है, नीचे यहाँ पे रेडार है, और इसकी वजह से एडास काम करता है। क्या कुछ होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल आप देखेंगे फ्रेश लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वही वाली बात जो बात होती थी कि क्या टाटा डिज़ाइनर कारें बना पाएगा, तो टाटा ने कहते हाँ बना देंगे जी, ये लो डिज़ाइनर कार, और बढ़िया लग रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो इधर आपको प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं और नीचे फॉग लैम्प्स दिए गए हैं। अच्छा, इसके अंदर अलग अलग वेरिएंट्स हैं, उनको ये लोग पर्सोना कहते हैं। ये टॉप ऑफ द लाइन है। इसके अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में आपको बता दूंगा। नीचे भी आपको थोड़ी पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी। तो ओवरऑल स्पोर्टी लुक है, फ्रेशनेस है लुक के अंदर। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कुछ बदलाव नहीं है, और ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत कुछ सब कुछ बदल दिया, बट काफ़ी फ्रेश चीज़ है। और खास करके जो DRL वाली चीज़ है वहाँ से फ्रेशनेस काफ़ी ज़्यादा आती है। साइड में चल लेते हैं। जो अलॉय व्हील्स हैं उनको भी रीडिज़ाइन किया गया है काफ़ी हद तक, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर है। पियानो ब्लैक फिनिश में अलॉय व्हील्स हैं। 18 इंच के टायर्स लगाए गए हैं, 235 60 R18। सफारी में 19 के दिए हैं, इसके अंदर 18 इंच के दिए हैं। ये भी अच्छे लग रहे हैं, उसमें भी व्हील में कोई कमी नहीं, काफ़ी स्पोर्टी लग रहे हैं। खासकर ये जो नया येलो कलर आया ना, इसके साथ तो ये ब्लैक बहुत ही ज़्यादा कमाल लग रहा है। हम जो चला रहे हैं फेयरलेस है, इसके अलावा इससे नीचे एडवेंचर आता है, फिर प्योर आता है, उसके बाद फिर स्मार्ट आता है। अलॉय व्हील्स आपको लगभग सभी पर्सोना के अंदर मिलेंगे। ये लोग वेरिएंट नहीं कह रहे, इसको पर्सोना कह रहे, कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है। और ये बहुत अमेजिंग है, यहाँ पर एक हैरियर की साइड बैजिंग है। इसको पूरा ओपन करके देखेंगे ना अगर आप लॉन्ग फ्रेम में, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, मतलब बढ़िया पोजीशनिंग है वहाँ पे, बहुत बढ़िया लगता है। नीचे ब्लैक क्लैडिंग है। वो साइड में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, साइड में जैसी हैरियर आ रही थी लगभग वैसी हैरियर है। अगर आप ORVM की तरफ देखेंगे, वो जो आगे ORVM लगा हुआ है, इसके नीचे एक कैमरा जो है ये ऐड हुआ है, और ये कैमरा बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर की तरह काम करता है। और गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा भी है, तो उसके बारे में भी दिखाऊंगा। तो ओवरऑल जो साइड है वो पहले से जैसा ही है, उसी तरह के कैरेक्टर लाइंस है, उसी तरह के कर्व्स आपको इसके अंदर मिलते हैं। अब गाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ चलते हैं। तो ऊपर रूफ रेल भी लगाई गई है। जो रूफ रेल है वो नॉन फंक्शनल है, पहले से आ रही थी। ब्लैक रूफ है, हल्की सी रूफ पीछे की तरफ स्लांट होती है, और इसी की वजह से इसकी शेप ज़्यादा कूल भी लग रही थी, और काफ़ी ज़्यादा रेंज रोवर से मिलती जुलती कही जाती है ये गाड़ी। तो इस सेम परिवार से आते हैं लोग। पिछले हिस्से में आ जाइए। पिछले हिस्से में जो चेंज हुआ है मोटे मोटे तौर पर, वो टेल लैम्प चेंज हुआ है।
अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर भी ना आपको टेल लैम्प में एनिमेशन वगैरह दिखाई देंगे। कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स लगा दिए गए हैं, सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी मॉडर्न लग रहे हैं, काफ़ी ट्रेंडी लग रहे हैं, कोई इसमें शिकायत नहीं है। नीचे बीचों बीच आपको यहाँ पर हैरियर की बैजिंग एक ये दिखाई दे रही होगी, और जो स्किड प्लेट है उसके नीचे इसको पियानो ब्लैक फिनिश में कर दिया है। तो ये जो टॉप ऑफ द लाइन इनका पर्सोना है, इसके अंदर आपको ये डुअल टोन रूफ मिल रही है, डार्क एडिशन भी आ गया है इसका वैसे साथ में ही। तो ब्लैक रूफ कर दी है, और येलो कलर जो एक नया कलर है इनका फियरलेस का, और इसके अंदर आपको ये कलर मिलता है। तो मोटे मोटे तौर पर कुछ बाहर से इतने ही बदलाव आपको नज़र आएंगे टाटा हैरियर में, फेसलिफ्ट में। हैरियर पहले से भी एडवांस गाड़ी थी, डिज़ाइनर कार थी, तो उसमें वो ज़्यादा कुछ करने के लिए था भी नहीं, बहुत ज़्यादा करते तो ओवरडू हो जाता। आई थिंक ये बहुत ही बैलेंस्ड एक्ट है टाटा का हैरियर के साथ। गाड़ी के अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या कुछ बदला। आइए अंदर आइए, गाड़ी के अंदर चलते हैं। अंदर चलते सबसे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, यहाँ आइए। इसके अंदर आपको मेमोरी सीट फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिल जाती हैं। ये देखिए, जैसे मैं 1 दबाऊँगा, 2 दबाऊँगा तो ये अपने हिसाब से सीट सेट हो जाएगी, वो हो जाएगा। साथ ही साथ वेंटिलेटेड सीट्स हैं यहाँ पर, ठंडी हो जाती है सीट अगर आपको एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड हो। और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, 6 वे कंट्रोल्स इसके अंदर मिलता है आपको, आगे पीछे, ऊपर नीचे, और रिक्लाइन एंगल वगैरह। डोर की तरफ आएंगे एक बारी, तो यहाँ पर लगभग डुअल टोन दिया है। लगभग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो एक तरीके से गार्निशिंग की गई है येलो कलर से, और ये बड़ा ही चटक येलो है, कतई लेमन येलो, नींबू वाला रंग यहाँ पर लगाया है इन्होंने। और डोर ऑलमोस्ट ऐसा है, बट थोड़े से कुछ नए नए डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर फैब्रिक का इस्तेमाल मिल जाता है आपको, और ये थोड़ा सा हार्ड टच प्लास्टिक है, बट इट्स गुड, नॉट दैट बैड। इधर पियानो फिनिश दी गई है, और यहाँ पर इसको स्पोर्टी बनाने के लिए एक ये नींबू के रंग का हैंडल, और इधर बॉटल होल्डर वगैरह लगाए गए हैं। अब बैठते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर, और सबसे पहले इधर आ जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप का बटन है, और इधर भी आप फिनिश देखोगे ना, थोड़ी कार्बन फाइबर टाइप फिनिश दी है, बट ये ग्राफिक्स लगाएंगे, और नीचे फैब्रिक और बीच में पियानो फिनिश है। और ये चीज़ नई आ गई है, अब ये टाटा की आपको लगभग हर गाड़ी के अंदर मिलेगा। इल्यूमिनेटेड लोगो, स्टीयरिंग के अंदर लोगो जो है ये जलता है, और अच्छा लगता है। 4 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील है, ज़्यादा स्पोर्टी फील देने के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग इसके अंदर आ गया है, तो यानी कि कंट्रोल ज़्यादा बेहतर हो गया, मैन्यूवर करना अब गाड़ी को ज़्यादा आसान हो गया, थकान भी महसूस नहीं होती वैसी। और यहाँ पर सामने एक TFT स्क्रीन लगाई गई है, इसका एनिमेशन दिखाता हूँ, काफ़ी कूल है। और इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, टाकोमीटर, ये सब कुछ डिजिटल मिलता है, और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम इसके अंदर वेस्ट होता चला जाएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही है, ट्रिप इन्फो वगैरह आपको मिल जाएगा, ड्राइवर असिस्ट के फीचर आ जाएंगे, डीजल कितनी देर में ख़त्म होने वाला है, डिस्टेंस टू एम्प्टी, स्पीडोमीटर वगैरह, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपको दिखाई दे जाती है। और साथ ही साथ जो ADAS के कंट्रोल्स हैं वो भी इसके अंदर आपको दिखाई दे जाते हैं। उसके अलावा इंटीरियर के बारे में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक आ रहा है अभी इंटीरियर का, खासकर इस कलर के अंदर, ये जो येलोइश कलर है इसके अंदर, तो ये इंटीरियर बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है। एम्बिएंट लाइटिंग लगा दी गई है इसके अंदर, यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स की एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है। अभी देखिए, जैसे पर्पल कलर की लाइट जल रही है, इसका रंग अपन लोग बदल भी सकते हैं, और ये म्यूज़िक के साथ भी सिंक होती है, इसके बारे में बता दूंगा मैं आपको। और ये देखो, यहाँ पूरे डैशबोर्ड के ऊपर ना ये बहुत ही बढ़िया से कतई स्पोर्टी फील लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ये मेरे को तो बहुत पर्सनली बहुत पसंद आया। 12.3 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, बहुत ही अच्छा इंटरफेस है, काफ़ी स्मूथ है, कोई लैग इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, अमेजॉन एलेक्सा, AQI, क्लाइमेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, यानी कि जो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले अपना अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जिसको जितनी गर्मी लग रही हो वो उतना वैसा माहौल बना सकता है। और ये पूरा टच है, ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि यार मुझे लगता है AC का कंट्रोल और जो ऑडियो कंट्रोल्स है ना, वो आपको बटन पे भी एडिशनली देने चाहिए। इन्होंने जो फ़ैन स्पीड कंट्रोल करने के लिए ना, उसके लिए भी कैपेसिटिव टच दिया हुआ है। आप देखिए, जैसे यहाँ से फ़ैन स्पीड कंट्रोल करनी पड़ती है, यार है ना बात, यहाँ से फ़ैन स्पीड कंट्रोल करनी पड़ती है, इसको आगे पीछे करके। कभी भी इसमें अगर लैग आया ना तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब होगा। अगर यहाँ पर एक नॉब होता ना तो अपनी परेशानी नहीं होती, वो एक चीज़ होती है। देखो, आम जनता वाली बात है ये, बट ये बात तो है भैया, ज़्यादा फीचर कई बार सर दर्द दे जाते हैं। इसको थोड़ा सा अपन कम करते हैं, तो गाड़ी स्टार्ट भी कर लेते हैं, गर्मी हो रही है। हाँ, तो ये खैर क्लाइमेट के बारे में बात हो गई है इसके। और आगे आएंगे तो JBL मोड्स। JBL मोड बेसिकली इसके अंदर 10 स्पीकर, एक सबवूफर है, और 13 तरह के JBL मोड आते हैं। अकूस्टिक, बेस एनहांसर, वाइड स्टेज, रूम, हॉल, अरीना, कॉन्सर्ट, कस्टम, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, पॉडकास्ट, इंडियन क्लासिक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, किड्स स्लीपिंग इन द बैक। बेसिकली जब आप म्यूजिक सुनते हैं तो इस तरह के मोड से आप अलग अलग तरह का एहसास ले पाएंगे। उसके एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको साउंड डेमो में जाके। साउंड डेमो में गए अपन, ये देखो, अब मैं JBL मोड्स में जाके इसके मोड चेंज करूंगा तो आपको फ़र्क पता लगेगा।
अकूस्टिक, तो मोटे मोटे तौर पर मुद्दे की बात है ये कि साउंड सिस्टम है बहुत बढ़िया, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, वो कोई शिकायत वाली बात नहीं है। सराउंड व्यू ये बहुत सही है, 360 डिग्री कैमरा है, 3D में भी आप देख सकते हैं गाड़ी को। ये देखिए गाड़ी यहाँ से हम घुमा के चाहे तो पूरा देख सकते हैं कि पीछे क्या है गाड़ी के, आगे क्या है गाड़ी के। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये अच्छा फीचर इन्होंने इसके अंदर डाल दिया। 2D में भी आप देख सकते हैं और ये आपको लेफ्ट राइट ORVM के नीचे जो कैमरे लगे हुए हैं वो वहाँ से ये दिखा रहा है। साथ ही साथ ब्लाइंड मॉनिटर के मैं जिक्र कर रहा था, ये देखिए जैसे मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दिया तो ये वाला मॉनिटर कैमरा ऑन हो गया, लेफ्ट ORVM के नीचे वाला। मैंने राइट इंडिकेटर दिया तो राइट वाले ORVM के नीचे का जो कैमरा है वो भी ऑन हो गया। तो ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आ गया इसके अंदर। बाकी बहुत सारे दुनिया भर के फीचर्स हैं, आप इसको जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना अच्छा हुआ। एलेक्सा से कंट्रोल हो जाता है, गाड़ी घर से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। सिक्योरिटी फीचर्स वगैरह, जियो फेंसिंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो कुछ इस तरह का है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। अच्छा है, यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, आसान है चलाना, कोई मुश्किल काम नहीं है और टच काफ़ी अच्छा है। नीचे आएंगे, यहाँ पर 2 AC वेंट एज़ यूजुअल आपको मिल रहे हैं। इसके नीचे ये जो पूरा HVAC पैनल है ये पूरा कैपेसिटिव कर दिया इन्होंने। खाली ये दोनों तरफ के जो टेम्परेचर करने टॉगल करने के लिए टॉगल स्विच दिए हुए हैं, आप ये दोनों अलग अलग टेम्परेचर यहाँ से सेट हो सकते हैं। उससे थोड़ा सा और नीचे आ जाइए, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड है। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट जगह टाटा को नहीं मिली कहीं पे वायरलेस चार्जिंग पैड लगाने की, उनको लगा सबसे मुश्किल जगह पे दो ताकि आदमी ना थोड़ा सा अपना वक्त बिताए गाड़ी के अंदर, फटाफट काम हो गया तो वो गाड़ी बोर ना हो जाए। तो इसलिए हर बार एक नया चैलेंज आपके लिए क्रिएट करते हुए यहाँ पर एक इन्होंने वायरलेस चार्जिंग पैड दिया है। हालांकि यहाँ पे C टाइप चार्जर भी है और USB चार्जर भी, USB पोर्ट भी मिलता है चार्जिंग के लिए, नहीं है USB पोर्ट, और चार्जिंग की और भी बहुत सारी जगह हैं। ये एक डायल दिया गया है, इससे आप वेट, रफ और नॉर्मल मोड, अलग अलग ड्राइव मोड इस टॉगल से हो जाते हैं। 3 तरह के और मोड्स आते हैं, स्पोर्ट्स मोड आता है और उसके बाद इको मोड आता है और एक नॉर्मल मोड आता है। ये सब चीज़ें इसके अंदर चलती हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल आ गया है। हिल डिसेंट कंट्रोल आप इसको ऑन कर सकते हो, यहाँ से ऑफ कर सकते हो और इसकी स्पीड सेट कर सकते हो कि कितनी स्पीड पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल चलाना है। 6 स्पीड का मैनुअल और 6 स्पीड का ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है। सेंटर कंसोल ठीक ठाक सा है और बढ़िया हो सकता था। सफारी जब मैंने चलाई तो उसके अंदर भी मेरे को ये लगा कि सेंटर कंसोल और ज़्यादा सुंदर बनाया जा सकता था और ज़्यादा यूटिलिटी से भरा हुआ बनाया जा सकता था। ऑटो होल्ड का फीचर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और जो अपने सेगमेंट को और ज़्यादा एनहांस भी करती है। यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है। आर्मरेस्ट का साइज़ डिसेंट है, थोड़ा और बड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर होता, बड़ा हो तो बेहतर है। और इसके अंदर आपको एक C टाइप का चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है, साथ ही साथ USB-A चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है, 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल रहा है और ये एयर कूल्ड है, इसके अंदर हवा आती है, सब कुछ ठंडा रहता है। ओवरऑल जो सीट्स हैं वो सीट्स भी बढ़िया कंफर्टेबल ही है, लगभग पहले जैसी ही है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये हुई इसके फ्रंट रो की बात, इसके इंटीरियर की बात। मेरे से आप पूछो कैसा लग रहा है तो मैं तो आपको बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कोई इसमें शिकायत मुझे नहीं लग रही। पहले भी इंटीरियर अच्छा था इसका टाटा का अपना हैरियर का, अभी भी बढ़िया है। ऑटो डिपिंग IRVMs यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, इन्होंने अब डाल दिए हैं। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है बट ये होने ही चाहिए थे, अब डाल दिए तो चलो अच्छी बात है। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है आपको इसके अंदर और काफ़ी अच्छी खासी बड़ी सनरूफ है, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। अच्छा साइज़ है, पहले भी अच्छा साइज़ आ रहा था और अभी भी अच्छा साइज़ आ रहा है। और पैनोरामिक सनरूफ में ना यहाँ पर भी मूड लाइटिंग है, बेसिकली फॉल सीलिंग में लाइट लगाते हैं हम लोग घर में, इन्होंने भी ऐसे करा है, ये फॉल सीलिंग वाली जगह पे भी लाइट लगा दी है। अंधेरा होता तो मैं आपको जला के दिखाता, कोई शॉर्ट्स होंगे पड़े हुए तो हम वहाँ पे लगा देंगे, वो आपको दिखाएंगे यहाँ पर। चलिए, तो ये बात होगी इसकी ड्राइविंग सीट की। अब सेकंड रो में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर माहौल कैसा है और कैसा नहीं है। आइए चले। तो जी अब आ गए हम टाटा हैरियर 2023 फेसलिफ्ट की सेकंड रो पे। मोर और लेस पहले जैसी ही है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसको हम फिर भी एक नई गाड़ी की तरह थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या माहौल है। एक चीज़ मेरे को जो आते ही लगी, महसूस हुई कमी कि यार थाई सपोर्ट की थोड़ी कमी तो है, मतलब थोड़ा और बेटर थाई सपोर्ट मैं डिज़र्व करता हूँ। मैं तो करता हूँ, बाकियों का मुझे आइडिया नहीं, बट मैं करता हूँ। नी रूम डिसेंट है, ठीक ठाक नी रूम है, ठीक ठाक सा लेग रूम है, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। हालांकि थोड़ी सीट भी ज़्यादा पीछे कर रखी है मैंने, तो उसके हिसाब से मैं अगर इसको देखूँ तो ठीक आ रहा है। ये चीज़ देखो, ये जो नए हेडरेस्ट लगाए हैं ना इन्होंने, बहुत ही कमाल यार, मतलब ऐसे सर अटका रहता है, फिट हो जाता है, तो अगर आप जा रहे हो, सोते हुए जा रहे हो तो आराम से सोते हुए जाओगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो ये बढ़िया चीज़ एक यहाँ पर लगाई है, ये एडिशन है। अच्छा, सेकंड रो में सनशेड्स अब कंपनी की तरफ से लगे हुए आएंगे, आपको करोल बाग से लगवाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये टाटा हैरियर के अंदर लगा के ही दे रहा है ऑलरेडी, वो परेशानी नहीं आएगी। बाकी शोल्डर सपोर्ट वगैरह वो सब अच्छा है, सीट कंफर्टेबल है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरे को ये लगा कि यहाँ थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट बेटर होता तो शायद बात ज़्यादा अच्छी हो जाती, ज़्यादा बन जाती।
और बीच में सीट है काफ़ी बड़ी, लेकिन दिक्कत है कि हाँ इतना ऊंचा हम्प दे दिया ना, तो इसकी वजह से तीसरा एडल्ट बैठना मुश्किल हो जाता है। बच्चा बैठा सकते हो या कोई एडल्ट जो बच्चे की तरह लगता हो उसको बैठा सकते हो, या कोई एडल्ट जिसकी हरकतें बच्चों वाली हो उसको भी यहाँ पे बैठा के पनिशमेंट दी जा सकती है। तो ये काम यहाँ हो सकता है। और जो एसी वेंट है इधर देखिए, यहाँ ये पिलर में लगाया हुआ है, तो इसकी वजह से ये है कि ये थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट देता है। बट अगर कोई सीट इतनी पीछे कर देगा तो यहाँ पर ये एसी वेंट की हवा टकराएगी भाई, ये प्रॉब्लम आएगी। आज तक पता है सेकंड रो के अंदर एसी वेंट कहाँ लगाना है इसका सही जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया है। यहाँ लगाते हैं तो भी कोई परेशानी है, इधर आर्म रेस्ट के नीचे लगाते हैं तो भी परेशानी होती है, तो इसकी सही जगह नहीं मिल पा रही है। यहाँ लगा देंगे तो सनरूफ कैसे लगाएंगे। बट एनीवेज दोनों साइड एसी वेंट है, इस बहस में फिर कभी हम लोग पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल डिसेंट चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही येलो इंसर्ट थोड़े थोड़े लगाए गए हैं, स्टिचिंग वगैरह भी देखेंगे तो आप येलो स्टिचिंग की गई है। और तो ये तो बात हुई टाटा हैरियर 2023 की सेकंड रो के बारे में। अब चलते हैं इसकी बूट स्पेस चेकआउट करते हैं, लेट्स गो। तो टाटा हैरियर की बूट स्पेस है 425 लीटर की, और अभी इसमें नया अपग्रेड आया है। इसको 4 तरीक़ों से खोला जा सकता है। पहला, आप अपने रिमोट से बूट को ओपन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली टेल गेट है ये, मतलब विद्युत चलित टेल गेट, समथिंग लाइक दिस, कि मतलब बिजली से चलता है, ठीक है। या बटन है, इससे भी आप बंद करके इसको कर सकते हैं। जेस्चर कंट्रोल आ गया है, मतलब नीचे पैर घुमाओ और बूट ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। ये देखो बूट ओपन हो रहा है ये, और ये काफ़ी काम कर रहा है तेज़ी से। मतलब मेरे को लगा नहीं था कि ऐसे एक बारी में पैर घुमाएंगे और ये लॉक अनलॉक हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और देखो लॉक भी हो गया। तो ऐसे कुछ 4 तरीके हैं, 2 तरीके मैंने आपको दिखा दिए, एक बटन से और एक अंदर भी डैशबोर्ड में भी बटन दिया हुआ है, और उसको प्रेस करोगे आप तो बूट खुल जाता है। तो 425 लीटर की बूट स्पेस है, काफ़ी अच्छी खासी बूट स्पेस है। आप ये देखो, बहुत ही भयंकर, मतलब आराम से आप अगर 5-6 लोग जा रहे हो तो वहाँ पर आप आराम से कर सकते हो चीज़, कोई इसमें परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ये तो बात हुई टाटा हैरियर के बूट स्पेस के बारे में। अब चलिए आगे चलते हैं और इसको ड्राइव करते हैं, थोड़ा सा चला के देखते हैं कि गाड़ी आखिर चलने में कैसी है कैसी नहीं है। चलिए चलिए। अब वक्त आ गया है टाटा हैरियर 2023 को चलाने का और थोड़ा सा इसको एंजॉय करने का और आपको बताने का कि माहौल कैसा है इसको चलाने में। देखिए वही सेम इंजन 2 लीटर का आ रहा है, इसके अंदर टर्बो चार्ज इंजन है ये, 170 PS की पावर देता है, 350 Nm का टॉर्क देता है। सफारी में भी यही लगा हुआ है, इसमें भी यही लगा है। हम जो चला रहे हैं 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है और 6 स्पीड ऑटोमेटिक भी आता है, वो ऊपर के पर्सोनाज में आता है। ऑटोमेटिक अगर लेना है तो आपको वो जो नीचे प्योर और स्मार्ट वाले पर्सोना है उन पर्सोना के अंदर आपको ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। और ये मेरे से गाड़ी होगी बंद, मैं करता हूँ दोबारा गाड़ी स्टार्ट। क्या है कि अभी अभी ऑटोमेटिक चला के उतरा हूँ, थोड़ा सा मैनुअल होने में थोड़ा समय लग रहा है अपने को। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मैनुअल को चलाने में अच्छा लग रहा है, कोई वैसी परेशानी नहीं है। कैबिन नॉइज़ इसमें भी ज़्यादा नहीं है, सफारी में भी ज़्यादा नहीं थी। डीजल इंजन के हिसाब से काफ़ी डिसेंट कैबिन नॉइज़ है। ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ख़त्म तो हो ही नहीं सकती, बट अच्छा इंसुलेशन है, इंसुलेशन पे अच्छा काम किया है, वहाँ पे वो वाली परेशानी आपको नहीं महसूस होती है। दूसरा कोई लैग नहीं है पावर के अंदर या टॉर्क के अंदर। जैसे ही हम एक्सीलेटर को प्रेस कर रहे हैं एकदम बढ़िया बेहतरीन वाली पावर हमें यहाँ पर मिल रही है। अब ये देखिए मैं फर्स्ट गियर पर ही ये गाड़ी 70 तक भाग गई थी और अभी तो काफ़ी एक सेकेंड आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, इनफैक्ट सफारी ही आ रही है हमारी एक। हाँ तो सॉरी, थर्ड गियर पे गाड़ी 70 तक भाग गई थी और फोर्थ गियर से भी मैं इसको पिक कर रहा हूँ तो टॉर्क बहुत अच्छा आ रहा है। फोर्थ पे अब ये देखो मैं स्पीड कम कर दी, गियर है फोर्थ, मैं आपको पता नहीं विजुअली हम कितना दिखा पा रहे हूँ कितना नहीं, बट चौथे गियर पे मैं 40 पे चला रहा हूँ, फिर भी किसी भी तरह का लैग नहीं है, कुछ नहीं है, ना गाड़ी अटक रही है, अच्छी तरह से बिहेव कर रही है। दैट मीन्स कि टॉर्क अच्छा प्रोड्यूस कर रही है टाटा हैरियर। 7 एयर बैग्स आ रहे हैं, 6 एयर बैग स्टैंडर्ड हैं, 7वां एयर बैग आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स जो हैं उनके अंदर आपको मिल जाते हैं, बाकी 6 एयर बैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। इसमें बहुत सारे एडास के फीचर्स आते हैं, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन बता देता है, अगर कोई गाड़ी पीछे से पास हो रही है तो मिरर में जो ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग आती है वो वार्निंग आपको इसके अंदर मिल जाती है। साथ ही साथ जब आप लेन चेंज कर रहे होते हैं तो उसकी वार्निंग मिल जाती है। और ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी वगैरह जो है, ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, वो सब कुछ इसमें ऐड कर दिया गया है, गाड़ी को ज़्यादा स्टेबल बना दिया गया है, ज़्यादा बेहतर बना दिया गया है। और
लेन की असिस्ट वगैरह के, लेन डिपार्चर वार्निंग, ये सारी वार्निंग आती है। जब आप रिवाइज कर रहे हो यार, रिवर्स कर रहे होते हैं गाड़ी, तो कोई साइड से गाड़ी नहीं आ रही तो उसके लिए भी वार्निंग आती है। फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस की भी वार्निंग, ये सब चीज़ें आपको टाटा हैरियर के अंदर मिल जाती है। और साथ ही साथ अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी हैरियर में अब डाल दिया गया है। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल मतलब कि आपकी गाड़ी 70 पे चल रही है और आगे वाली गाड़ी 40 पे चल रही है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली 70 हो जाएगी, बशर्ते आपने क्रूज कंट्रोल ऑन कर रखा हो। तो ये सारी चीज़ें अब इसके अंदर आ गई हैं। एक जो शिकायत थी ब्लाइंड स्पॉट्स की बहुत ज़्यादा थी हैरियर के अंदर, वो मुझे अभी भी संभव लग रहा है कि यहाँ पर ए पिलर के आसपास ना, इधर यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो रहा होगा। थोड़ा ट्रैफिक मिल जाऊँगा तो ज़्यादा बेहतर समझ पाऊँगा मैं इसको, बट अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक क्रिएट हो रहा होगा। बट जो मिरर की वजह से ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता था वो अब फिलहाल नहीं हो रहा है, वो चीज़ नहीं है। ओवरऑल सेम इंजन है, और अगर आपने पहले कभी भी हैरियर को चलाया है तो आपको वैसा ही महसूस होगा, अलग नहीं होगा। बट कभी अगर आपने नहीं चलाया है तो इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं, आपको वो माहौल दिलवाने के लिए, आपको वो एहसास दिलवाने के लिए। मज़ा आ रहा है गाड़ी को चलाने में, काफ़ी स्मूथ। और मैनुअल चला रहा हूँ तो क्लच भी ठीक है, ट्रैवल डिसेंट है, ज़्यादा आपको क्लच अंदर तक नहीं दबाना पड़ता, वो काम वहाँ पर बन जाता है। एक बड़ा सवाल है टाटा के साथ आफ्टर सेल सर्विस का, और काफ़ी लोग कई बार इस तरह की शिकायत करते हैं कि टाटा अपनी आफ्टर सेल्स के लिए क्या काम कर रहा है। तो आई थिंक अब इन नए प्रोडक्ट्स के साथ वो जो एक आफ्टर सेल्स की शिकायत थी वो भी दूर होगी। काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया है, प्रोडक्ट के अंदर ही इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा कर दिया है। तो जब प्रोडक्ट में परेशानी नहीं आएगी तो आपको आफ्टर सेल्स में भी परेशानी क्या ही आएगी, जब गाड़ी ख़राब ही नहीं होगी तो सर्विस सेंटर जाना ही क्यों है, तो वो वाली चीज़ें आ जाएंगी। और जो इसका ओवरऑल जो प्लेटफॉर्म है वही ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म है और उसी डीएनए से आती है, और जो उसकी पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट है, तो गाड़ी को ज़्यादा सेफ़ बनाता है। टाटा की गाड़ियाँ सेफ़ होती है, ऐसा टाटा भी कहता है और हम भी मानते हैं, क्योंकि ये लोग 5 स्टार एनकैप रेटिंग वगैरह काफ़ी टाइम से लेते हुए आ रहे हैं। सस्पेंशन, मैं सच बताऊं तो मुझे इससे ज़्यादा बढ़िया सफारी के लगे थे। इसके सस्पेंशन थोड़े से हार्ड लग रहे हैं, देखो हल्के फुल्के झटकों में भी हम कितना हिल रहे हैं, तो इसके सस्पेंशन थोड़े से और ज़्यादा स्मूथ होते तो मज़ा आता। वहाँ एक चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी होनी चाहिए थी। हालांकि बॉडी रोल ऐसा कुछ खास महसूस नहीं हो रहा ड्राइविंग सीट पर बैठकर, और पिछली सीट पर भी बहुत ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है, उसको कंट्रोल काफ़ी किया गया है। वो शिकायत आपको नहीं आएगी कि आप एक एसयूवी चला रहे हो, ऊंची गाड़ी चला रहे हैं तो आपको परेशानी होगी। तो मोटे मोटे तौर पर वही डिसेंट ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, अच्छी पावर मिलती है आपको, अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, कमांडिंग पोजीशन पे आप बैठते हैं। स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक पावर हो गया है तो मैन्यूवर करने के लिए काफ़ी आसान हो गया है, और छोटा सा स्टीयरिंग है 4 स्पोक्स का है, तो आपको वो डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होती है गाड़ी को चलाने में, या फिर जब आप तंग गलियों में होंगे तो आप इजीली स्टीयरिंग के साथ छेड़खानी करके आप दाएं बाएं होकर गाड़ी को निकाल सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर ये था टाटा हैरियर 2023 का फीडबैक हमारी तरफ से, हमारे नज़रिए से, कि हमें ये गाड़ी कैसी लगी, आपको कैसी लगी, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हैरियर का जो पहला जनरेशन आया था आप आज भी उसको प्यार करते हैं, आपके दिल में आज भी उसके लिए कुछ जगह है, या आप वक्त के साथ आगे बढ़ चुके हैं और अभी नए जनरेशन के ऊपर डोरे डाल रहे हैं? ये सवाल बड़ा होता है और आप इसका जवाब दें कमेंट में आकर, हमें अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम मानव है, जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं, आगे बैठे हों या पीछे बैठे हों। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और जो गाड़ी पसंद हो उसको ख़रीदने की इच्छा रखें, और प्लानिंग करें, फाइनेंशियल प्लानिंग करें, और जैसा भी ठीक हो गाड़ी खरीदने एक अच्छे मानव बनकर। जय हिंद।